नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की इस क्लास में। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक शुरू कर रखी है, जिसको हम प्रतिदिन नए टॉपिक के अनुसार याद करते हैं। और अभी हमारी ये क्लास चल रही है, 39 क्लास है आज हमारी, जिसमें हम गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के जो सहयोग हैं, उनकी बात कर रहे थे। यानी हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था गांधी जी वाला, उसमें गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों की हम बात करेंगे, जिसमें ये खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी द्वारा प्रारंभिक वर्षों में किए गए आंदोलन। ठीक है ना? तो सबसे पहले शुरुआत होती है गिरमिटिया प्रथा की समाप्ति। गिरमिटिया कहते हैं कि गिरमिटिया, गिरमिट जो शब्द है वो अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश है। यानी अंग्रेजी का एग्रीमेंट जो शब्द है उसका अपभ्रंश है गिरमिट, और जिसका मतलब ये होता है कि जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर जो अंग्रेज है हर साल हजारों मजदूरों को अफ्रीका या फिर अन्य देशों में भेज देते थे। ठीक है ना? तो जो मजदूर एक हस्ताक्षर के आधार पे अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे उनको गिरमिटिया कहा जाता था। तो इस प्रथा का जो अंत है वो गांधी जी ने प्रवास से आते ही किया था। यानी महात्मा गांधी का भारत आगमन के बाद, भारत में आगमन हमें पता है महात्मा गांधी का अफ्रीका से 1915 में हुआ था। यानी पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से ये पढ़ लिया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद राजनीति क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्य अंग्रेजी उपनिवेशों में की सहायतार्थ भारतीय मजदूरों की भर्ती करने की घृणित गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाना और उसे पूरी तरह समाप्त करवाना था। यानी गांधी जी ने सबसे पहले ये काम शुरू किया था कि यहाँ पे जो मजदूर थे उन्हें उन्हें गिरमिटिया प्रथा के आधार पे मजदूर बना लिया जाता था और दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। तो वो प्रथा बंद करवाई थी गांधी जी ने। गांधी जी को भारत में लोकप्रियता उनके द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न 3 सफल जन आंदोलनों के कारण मिली थी। यानी भारत में सफलता, यानी उनको जो लोकप्रियता मिली, उनके पीछे 3 आंदोलन महत्वपूर्ण होते हैं, जो उन्होंने प्रवास से आते ही किए थे। जबकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी अफ्रीका में अंग्रेजों को झुकाने से। यानी जब गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए जब अंग्रेजों की रंग भेद की नीति का और जो भेदभाव है उनका विरोध किया, तो अंग्रेज वहां पे गांधी जी के सामने झुके भी थे और उनकी बातें मानी थी। तो इससे गांधी जी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोकप्रिय हो गए थे। जबकि भारत में आके उन्होंने 3 ऐसे आंदोलन किए जिससे उन्हें भारत में लोकप्रियता ज्यादा मिली है। तो स्टार्ट करते हैं कि 1915 में तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आते हैं, और 1917 में होता है चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला व महत्वपूर्ण आंदोलन बिहार के चंपारण क्षेत्र में किया था। यानी सबसे पहले भारत में आते ही जो सत्याग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा, वो था चंपारण आंदोलन 1917। यह आंदोलन 10 अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र में यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा स्थानीय किसानों का अंतहीन शोषण किया जा रहा था। राजकुमार शुक्ल द्वारा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चंपारण के नील किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें एक बार उनकी समस्याओं को सुनने हेतु वहां भ्रमण करने का आग्रह किया। यानी पूरे भारत में ये चर्चा फैली हुई थी कि गांधी जी हैं, वो अपनी जो नीतियों से सरकार की वो बातें हैं वो मनवा लेते हैं। तो ये बात किसने सुनी? राजकुमार शुक्ल ने सुनी। और वो जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो वहां पे गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी को अपने चंपारण की पूरी दुर्दशा बताते हैं कि हमारे यहाँ पे किसानों से जो तिनकटिया पद्धति के द्वारा नील की खेती करवाई जाती है और किसानों की का है वो शोषण इस प्रकार से किया जा रहा है, आप एक बार आके चेक करो और हमारी समस्याएं सुनो। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी चंपारण जाते हैं। गांधी जी कुछ समय बाद जांच हेतु चंपारण क्षेत्र में गए, परंतु चंपारण के जिलाधिकारियों ने उन्हें अतिशीघ्र वहां से वापस चले जाने को आदेश दिया। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अंततः बिहार सरकार के प्रयासों से उन्हें वहां जांच की अनुमति दी गई। यानी जो बिहार की सरकार थी उसने गांधी जी को जो है वो बिहार में प्रवेश से पहले ही रोक लिया था कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, ठीक है ना? लेकिन गांधी जी तो एकदम अड़ियल, तो वो तो चले गए जिद्दी करके कि नहीं, हमें तो जाँच करनी है तो हम करके रहेंगे। तो फिर बाद में है वो बिहार सरकार ने अनुमति दे दी थी कि आप ठीक है अपनी रिपोर्ट तैयार करो किसानों के ऊपर, बाद में हम कार्रवाई करेंगे। तो गांधी जी ने जुलाई 1917 में एक खुली जाँच बैठाई। खुली जाँच का मतलब अपने तौर पे, यानी खुद के स्तर पे जाँच करवाई किसानों की। चंपारण के किसानों की शिकायतों को सारे देश के सम्मुख प्रस्तुत किया और वही जाँच जो किसानों की समस्याएँ सुनी गई उसको पूरे देश के सामने रखा गया।
अंततः अंग्रेज सरकार ने श्वेत नील प्लाटरों द्वारा किसानों पर की जा रही ज्यादतियों की शिकायतों को स्वीकार किया। फलते चंपारण में तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। यानी जब पूरे देश को पता चल गया कि ऐसा व्यवहार किया जा रहा है चंपारण में, तो अंग्रेजों को ये बात माननी पड़ी और उन्होंने तीन कठिया पद्धति जो थी, यानी उसके माध्यम से जो हर बीघे में यानी 1 बीघे में 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करनी ज़रूरी थी। और किसानों को नुकसान ये था कि जब नील की खेती एक जगह पे हो जाती थी, तो उस जगह पे दूसरी खेती किसान नहीं कर पाते थे। यानी वो भूमि एक रूप से बंजर हो जाती थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार गांधी जी को भारत में अपने पहले आंदोलन में सफलता हाथ लग गई। गांधी जी के प्रयासों से 1917 के अंत तक वहाँ सारावेसी यानी लगान की बढ़ी हुई दरें को भी घटा दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान ही संत रावत द्वारा बापूजी को बापू व महात्मा कहा गया था। यानी यहाँ पे संत रावत थे, उन्होंने गांधी जी को क्या कहा कि वाह! क्या बात है, आप तो सच में बापू हैं, आप तो महात्मा हैं, भारत में आते भी आपने चमत्कार दिखा दिया। ये चंपारण सत्याग्रह की फोटो है, ये यहाँ पे गांधी जी, ठीक है ना? और गांधी जी के साथ में चंपारण सत्याग्रह में जो लोग थे, उनमें एक नाम आता है राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा नाम आता है मजहरूल हक, तीसरा आते हैं जेबी कृपलानी, महादेव देसाई जो थे, वो गांधी जी के निजी सचिव थे, ठीक है ना? और वो लास्ट तक जो गांधी जी के साथ में रहते हैं। और नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, संत रावत, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो इनमें सहयोगियों में ऑप्शन में नाम आते हैं, उसमें राजेंद्र प्रसाद आता है, जेबी कृपलानी आता है, महादेव देसाई आता है। यानी इस प्रकार से इन लोगों ने चंपारण में गांधी जी का सहयोग किया था। ये दूसरी फोटो है चंपारण सत्याग्रह की, जिसमें ये किसान लगे हुए हैं खेती में। ये है महादेव देसाई, जो गांधी जी के पास में खड़े हुए हैं। यानी हम मैप में देखें तो अप्रैल 1917 में गांधी जी यहाँ पहुंचते हैं, चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है ना? और भारत में ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। फिर बात आती है किसकी? खेड़ा सत्याग्रह की, ठीक है ना? खेड़ा में 1918 में, और 1918 में ही होता है अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन। तो यहाँ पे खेड़ा और अहमदाबाद और एक चंपारण, यानी ये तीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गांधी जी को लोकप्रिय बनाने में। खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में और चंपारण बिहार में। अब चंपारण में विजय हासिल करने के बाद में गांधी जी कहाँ पे आते हैं? अहमदाबाद में श्रमिकों के पास में 1918 में। अहमदाबाद 19वीं सदी के अंत में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगा था। 1917 ईस्वी में यहाँ के मिल मालिकों ने मजदूरों को दिया जा रहा प्लेग बोनस बंद करने का निर्णय कर लिया था। यानी उस समय प्लेग नामक बीमारी है वो बहुत फैली हुई थी, ठीक है ना? और अंग्रेजों ने वादा किया हुआ था कि आप प्लेग जैसी बीमारी में काम करते हो, तो हम आपको बोनस देंगे। तो बेचारे मजदूर हैं वो लालच में आके ऐसी बीमारी में भी काम कर रहे थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने वो बोनस देने से मना कर दिया। इसके विपरीत बाजार में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती जा रही थी। श्रमिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने के एवज में उनकी मजदूरी में 50% वृद्धि करने की मांग की, जबकि मालिक 20% की वृद्धि पर ही राजी हुए। यानी मजदूरों की तो मांग ये थी कि आप हमारे जो पेमेंट है उसमें 50% वृद्धि कर दो, ठीक है ना? यानी कितनी वृद्धि कर दो? 50% वृद्धि कर दो। जबकि अंग्रेजी मालिक ये बोल रहे थे कि हम क्या कर देंगे? 20% वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना? तो फिर मजदूरों ने माध्यम बनाया किसको? गांधी जी को। तो गांधी जी ने दोनों तरफ बातें की, यानी मालिकों जो मालिक थे उनकी भी सुनी और मजदूरों की भी सुनी। और फलतः मिल मजदूरों ने महात्मा गांधी से सहायता और मार्गदर्शन का आग्रह किया। फरवरी मार्च 1918 में गांधी जी ने मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता करना प्रारंभ किया। गांधी जी के कहने पर हड़ताल की गई, परंतु शीघ्र ही स्थिति ने विकट रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। यानी सबसे पहले गांधी जी ने जो भूख हड़ताल की थी, वो की थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के जो साथ में, ठीक है ना? ये सबसे पहले हड़ताल शब्द का यूज किया गया था, वो तो किया गया था 1919 के एक्ट के विरोध में किया गया था। गांधी जी ने घोषणा की थी कि हम 1919 का जो एक्ट लगाया आपने, रोल एक्ट, उसके विरोध में क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। तो हड़ताल शब्द का यूज वहां किया गया था 1919 में। जबकि 1918 में जो भूख हड़ताल है वो सबसे पहले गांधी जी ने की थी अहमदाबाद में। अंततः गांधी जी ने प्रयासों से मिल मालिक मजदूरों को मजदूरी में 35% वृद्धि देने के लिए राजी हो गए। यानी ना तो मजदूरों की बात रखी और ना ही किसकी रखी? मालिकों की। यानी गांधी जी ने क्या कर दिया? ना तो आपकी चलेगी और ना आपकी चलेगी, यानी बीच में रख लो 35%। यानी ना तो 50% मान्य होगी और ना ही 20%। क्या कर दो? 35% कर दो, तो दोनों दोनों पासे वाले क्या हो गए? राजी हो गए।
इसके बाद गांधी जी ने श्रम विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और श्रमिकों में चेतना उत्पन्न करने हेतु अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की कि आगे से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करें। ये अहमदाबाद सत्याग्रह की फोटो है जिसमें यहाँ पे गांधी जी बैठे हुए हैं और चारों तरफ मजदूर वगैरह बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो यहाँ पे ये मिल्स हैं। आगे 3 नंबर आता है खेड़ा सत्याग्रह। स्वदेश वापसी के पश्चात महात्मा गांधी का तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन, पहला कौन सा हो गया? चंपारण वाला, दूसरा अहमदाबाद वाला और तीसरा खेड़ा वाला। चंपारण आंदोलन अहमदाबाद के श्रमिकों का आंदोलन के बाद गुजरात के खेड़ा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के निपटारे हेतु किया गया सत्याग्रह। यानी यहाँ पे किसानों की प्रॉब्लम थी जबकि अहमदाबाद वाले में मजदूरों की प्रॉब्लम थी। खेड़ा में उस समय फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसान मालगुजारी देने में असमर्थ थे। मालगुजारी का मतलब कि बोई गई जमीन पर जो कर सरकार को दिया जाता था वो भी नहीं दे पाते थे। छोटे किसानों की स्थिति समृद्ध किसानों की तुलना में अधिक खराब थी। साथ ही बरैया निम्न जाति के खेती हर मजदूर भी बढ़ती कीमतों की वजह से त्रस्त थे। यहाँ पे निम्न जाति थी बरैया, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे। यहाँ पे गांधी जी ने मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यानी 1918 में अहमदाबाद वाला और 1918 में खेड़ा वाला। इससे पूर्व मोहनलाल पांड्या आदि स्थानीय नेता किसानों की समस्याओं को उठा रहे थे। जून 1918 में सरकार द्वारा कुछ रियासतें देने के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन का क्षेत्र सीमित था। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का प्रभाव गुजरात में फैल गया। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत और वैष्णव भक्ति के कारण पाटीदार किसानों ने महात्मा गांधी का सदैव समर्थन किया। इस आंदोलन में इंदुलाल याग्निक ने गांधी जी को पूरा सहयोग किया। अब हम ये 3 आंदोलन हुए उनमें सहयोगियों की बात करें तो जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें गांधी जी के साथ में थे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और संत रावत। इसमें इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और श्री कृष्ण सिंह और संत रावत जिन्होंने गांधी जी को बापू कहा था। फिर खेड़ा में जब जाते हैं तो इनको इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास। इंदुलाल याग्निक इंदुलाल याग्निक हैं वो गांधी जी से पहले ही खेड़ा में प्रयास कर रहे थे किसानों के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, नरहरि पारिक, महादेव, मोहन यानी शंकर हरि, महादेव, मोहन और इंदुलाल और सरदार वल्लभ भाई और रविशंकर। फिर अहमदाबाद आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट नाम आता है अनसुईया बेन साराभाई। ये खेड़ा सत्याग्रह का चित्र है। अब हम तीनों आंदोलनों को रिवाइज में देखें तो अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार वाला हुआ था भारत में प्रथम सत्याग्रह। फिर बात आई अहमदाबाद वाले की 1918 में, यानी यहाँ पे प्लेग बोनस नहीं बढ़ाने को लेकर यहाँ पे विवाद हो रहा था मजदूरों का, ठीक है ना। और गांधी जी की जो मांग थी 20% की जगह 35% बोनस कर दीजिए, तो वो 35% करवा दिया था यहाँ पे। और 15 मार्च को यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे गांधी जी और ये पहली भूख हड़ताल थी, ठीक है ना। और यहाँ पे सहयोगी जो थी वो अहमदाबाद जो अनसुईया बेन थी। फिर हम बात करते हैं खेड़ा की, तो मार्च 1918 यहाँ पे जो थे कुणबी पाटीदारों द्वारा विरोध किया जा रहा था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी यहाँ पे शामिल होते हैं और यहाँ पे सहयोगी थे इंपॉर्टेंट रूप से वो थे इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और हार्डिमन ने भारत का पहला सत्याग्रह इसे बताया था। यानी जो हार्डिमन है उनके अनुसार पहला सत्याग्रह गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह माना जाता है, जबकि वैसे हम देखें तो भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण वाला है। अब इसमें हम देखें गांधी जी की मोटे रूप से कि गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। पहला सत्याग्रह 1906 में अफ्रीका में। गांधी जी पहली बार जेल गए थे 1908 में। गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1916 और चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खिलाफत आंदोलन होता है 1919। असहयोग आंदोलन वो हम आगे पढ़ेंगे क्रम वाइज। अब गांधी जी अफ्रीका से आते ही धड़ाधड़ 3 आंदोलन करते हैं और किसानों के बीच में और जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध है वो दबे हुए थे उनमें लोकप्रिय हो जाते हैं। अब गांधी जी को जो अखिल स्तर पे यानी भारतीय स्तर पे जो लोकप्रियता प्राप्त होती है वो रूलेक्ट एक्ट के विरोध करने के जो समय था उसमें होती है। यानी रूलेक्ट एक्ट आता है 1919 में। तो ये कहानी शुरू होती है 1919 से। इससे पहले तीनों आंदोलन हो चुके होते हैं।
तो अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सर्वप्रथम पहचान रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय बनी। न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी सेडिशन कमेटी ने क्रांतिकारी घटनाओं के संबंध में अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारतीयों के लिए अत्यंत कठोर व उत्पीड़न भरे प्रावधान थे। ठीक है ना? यानी जो रोलेट एक्ट पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे सिडनी रोलेट। 1918 तक गांधी जी का रवैया ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगात्मक अधिक रहा था, परंतु ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीति के कारण उन्हें सक्रिय राजनीति में उतरना पड़ा था। ठीक है ना? यानी 1918 तक गांधी जी सोच रहे थे कि हाँ, अंग्रेज हैं वो अपना कहना मान लेंगे, ठीक है? और अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 मार्च 1919 को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट पास करने के बाद गांधी जी की रणनीति में परिवर्तन आया। इस कानून, जिसे उन्होंने काले कानून की संज्ञा दी, के विरोध में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब गांधी जी को खुल के अंग्रेजों के सामने कब आना पड़ा? तो जब उन्होंने 19 मार्च 1919 को, यानी 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया और इसमें कहा गया कि कोई भी दोषी ना पाया गया तो भी उसको जेल में डाला जाएगा। यानी ना कोई गवाही होगी, ना कोई सबूत होगा। अगर अंग्रेज चाहेंगे तो उसको जेल में डालेंगे। तो ये रोलेट एक्ट का महत्वपूर्ण फैक्ट था, जिसके विरोध में गांधी जी उतरे और उन्होंने जो है वो आंदोलन करने की बात छेड़ी। गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 की तिथि रोलेट एक्ट के विरोध में एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई। बाद में इसे बढ़ाकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। यानी गांधी जी ने कहा कि हम 30 मार्च 1919 को जो रोलेट एक्ट है उसके विरोध में क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे, यानी पूरे भारत में सत्याग्रह करेंगे। ठीक है ना? और बाद में यही तारीख है, यानी 30 मार्च से कितनी कर दी गई? 6 अप्रैल कर दी गई, यानी 6/4/1919 कर दी गई। बाद में ये डेट है वो आगे सरका दी गई 5 दिन, नहीं, 6 अप्रैल 1919 कर दी गई। अब गांधी जी के द्वारा वायसराय को पत्र द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय आंदोलन में हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। सबसे पहले हड़ताल की गई खेड़ा आंदोलन के विरुद्ध में, ठीक है ना? जबकि सबसे पहले जो हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया, वो इसी पत्र में किया गया था। वायसराय को पत्र लिखा था गांधी जी ने कि देख लीजिए आप, या तो अपना रोलेट एक्ट वापस ले लीजिए, या फिर हम क्या कर रहे हैं, पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं। तो इसके एवज में इन्होंने हड़ताल नाम का प्रयोग किया। अब तारीख आती है 6 अप्रैल और उसमें संपूर्ण देश में हड़ताल रखी गई थी। ये सत्याग्रह संपूर्ण देश में पूरे जोर-शोर से आयोजित किया जा रहा था। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को अजमेर, पंजाब में वैसाखी के दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो जा रहा है वहीं इकट्ठे कर लेता है, ठीक है, अपनी बातें मनवा लेता है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि इनमें डर बैठ जाए जनता में। तो जब 6 अप्रैल को यहाँ पे लोग हैं वो इकट्ठा होने की सोच रहे थे, उसी बीच में जो हड़ताल शुरू हो रही थी, 6 अप्रैल से जो हड़ताल चल रही थी, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो लोग हैं वो हड़ताल कर रहे थे, यहाँ पे भाषण चल रहे थे, तो उसी दौरान जनरल डायर आता है और अंधाधुंध गोलियाँ चलाता है। तो गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट स्थगित कर दिया। यानी गांधी जी की सबसे बड़ी कमी यही मानी जाती है कि ये आंदोलन खड़ा करते हैं, ठीक है ना? सत्याग्रह शुरू करते हैं और वापस छोटी-मोटी घटना होने के बाद में ये वापस ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा आलोचना का कारण बना था गांधी जी का। तो 18 अप्रैल को है वो रोलेट एक्ट स्थगित कर दिया गया। यानी 6 अप्रैल को शुरू किया गया, ठीक है ना? 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड की घटना हुई और 18 अप्रैल को ये वापस ले लिया गया था। अब सत्याग्रह का सुफल ये हुआ कि रोलेट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई और 3 वर्ष बाद उसे वापस ले लिया गया था। यानी अंग्रेजों ने अपने आप ही वापस ले लिया गया था, ठीक है ना? फिर आता है असहयोग आंदोलन 1919 का। अब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में तो सत्याग्रह वापस ले लिया, हड़ताल वापस ले ली, अब कुछ तो करें। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया 1921 में। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की और हमें पता है कि 1 अगस्त 1920 को हमारे बाल गंगाधर जो तिलक जी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था तथा दिसंबर 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में पुनः इसे मंजूरी दे दी गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन था। यह आंदोलन निम्न मांगों पर बल देने था कि क्या-क्या मांगे थी इसमें। तो एक तो था खिलाफत मुद्दा, रोलेट एक्ट, पंजाब में जलियांवाला बाग और उसके उत्पीड़न के विरुद्ध में न्याय की मांग और स्वराज प्राप्ति।
असहयोग आंदोलन का स्पष्ट मतलब यही था कि हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? उसमें 2 काम किए गए, एक तो विरोधात्मक यानी विरोध करने के ज़रिए से और दूसरा रचना करने के ज़रिए से, यानी हम खुद है वो रचना करेंगे हमारी चीज़ों की, ठीक है ना? हमें अंग्रेजों की जो कोई भी वस्तु है या फिर अंग्रेजों के बनाई हुई जो भी कॉलेज वगैरह हैं, शिक्षा है, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो विरोधात्मक और रचनात्मक 2 रवैये अपनाए गए। विरोधात्मक के अंतर्गत उपाधियों और अवैतनिक पदों का परित्याग किया गया। सरकारी शिक्षण संस्थानों से बच्चों को निकालना, वकीलों द्वारा अंग्रेजों का न्यायालयों का बहिष्कार करना और विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यानी विरोध में तो ये किया इन्होंने कि जो भी चीज़ थी यानी इनकी डिग्रियाँ थी या फिर जो कॉलेज थे, जो संस्था थी, वकील थे, उन्होंने सब चीज़ों का बहिष्कार कर दिया। और रचनात्मक में न्यायालयों के स्थान पर पंच फैसला पीठों का यानी जो अंग्रेज हैं वो न्यायालय में बैठ के फैसला देते थे। उसके स्थान पे उन्होंने आपस में ही पंच बना लिया यानी क्या करेंगे हमारे तो हमारे पंच ही हैं वो फैसला देंगे। राष्ट्रीय विद्यालयों व कॉलेजों की स्थापना, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना और संपूर्ण देश विशेषतः पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन का अभूतपूर्व सफलता मिली थी। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बाद में दिल्ली में स्थानांतरित और काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई थी। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे और वकीलों ने वकालत छोड़ दी और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। अब क्या होता है कि असहयोग आंदोलन एकदम चरम पे पहुंच गया था, ठीक है ना? यानी पूरी जनता है वो अंग्रेजों के पीछे लगी हुई थी। तब गांधी जी वापिस करते हैं अपने वाला नाटक। तो क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा-चौरी स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी करने के कारण जनता ने पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी थी। यानी जो जनता है वो क्या कर रही थी, शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे जुलूस निकाल रही थी, ठीक है ना? अब जुलूस पे क्या करते हैं, पुलिस थाने को वो क्या करते हैं अंग्रेज़ गोलीबारी करते हैं। तो भीड़ को गुस्सा आ जाता है और वो थाने में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं जिसमें 22 हैं वो पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और आंदोलन के इस प्रकार हिंसक हो जाने के मद्देनज़र गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति का बारदोली बैठक में 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब गांधी जी का वही काम वापिस 5 फरवरी को तो क्या हुआ था ये घटना हुई थी और 12 फरवरी को क्या कर लिया गया इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है ना? यानी जब अंग्रेज़ों के नाक में दम होने लग गया ना, तब गांधी जी वापस फिर खिसक गए। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई चौरा-चौरी में और 12 फरवरी को ये आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी के आंदोलन को वापस लेने का निर्णय का तीव्र व व्यापक विरोध हुआ। विरोध तो होना ही था, क्योंकि जब भी है वो जनता एकजुट होके कुछ करने जाती थी, इतने में कोई घटना हो जाए और गांधी जी वापस शांतिपूर्ण हो जाएँ, ठीक है ना? तो मतलब क्या निकलता है फिर? तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का सबसे सफल प्रभाव था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। यानी इससे एक ही चीज़ निकल के सामने आई, यानी इससे एक ही काम सफल हुआ कि लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया। इस आंदोलन से जनमानस में अंग्रेजी सरकार के प्रति तीव्र विरोधी वातावरण बना। कांग्रेस ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी को पढ़ते हैं तो ऐसे ही कुछ कारणों के कारण ऐसे ही कुछ फैसलों के कारण गांधी जी की है वो आलोचना की जाती है, ठीक है ना? तो ये आज के लिए इतना ही कलम श्वीन्य अवज्ञा आंदोलन है। बाकी आगे जो टॉपिक आता है भारत छोड़ो आंदोलन है, जो भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए थे, उनकी हम बात करेंगे। जय हिंद।